नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को कहा गया है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुकम्मल करे और पेश करे। क्या पहले पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दिया था इलेक्शन कमीशन को या नहीं दिया था, इस पर सवाल उठेगा। और ये भी कि मुख्तलिफ और सियासी जमातों ने इस इलेक्शन की लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है और वो हकीकी रिक्वायरमेंट पूरा हुआ है या सिर्फ पीटीआई पर ऑब्जेक्शन हुआ है या पीटीआई की गलती है। एक तरफ तो ये गुफ्तगू है जो मैं करूँगा, दूसरी तरफ इससे पहले कि क्या दूसरी जमातों में, जैसे मैंने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो चुके हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मौरूसी सियासत वहीं खड़ी है या उसमें तब्दीली आई है, और क्या ये जो इलेक्शन होगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ का इस मौके पे जब इमरान खान जेल में हैं तो क्या कई ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चेयरमैनशिप कहीं उनकी वाइफ हैं बुशरा बीबी के सुपुर्द जा रही है, कोई कहता है अलीमा खान की तरफ जा रही है जो उनकी बहन है, एक गौहर खान का भी नाम आ रहा है जो एडवोकेट हैं। तो क्या ये ग्रुप में तकसीम हो जाएगी? और क्या इस मौके पे जब इलेक्शन हो रहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, तो इसमें जो फाउंडर मेंबरान हैं जैसे अकबर एस बाबर हैं, तस्नीम मेरा ख्याल है नूरानी हैं, जस्टिस वजी और बहुत सारे लोग हैं बड़े नामी गिरामी, बहुत सारे, फौजिया कसूरी, क्या वो इन इलेक्शंस का हिस्सा बनेंगे और क्या सूरत हाल बनेगी? ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहता हुआ चलूँ पाकिस्तान के निज़ाम सियासत के ऊपर, आगे चल के अपने साथियों से बात करूँगा, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो निज़ाम सियासत है उसमें जो पार्टी का कायद होता है उसको चाहे जेल हो जाए, चाहे सज़ा हो जाए, चाहे नाअहलियत हो जाए, वही पार्टी का सब कुछ होता है। वो आप चेयरमैन इलेक्ट कर लें, सदर इलेक्ट कर लें, कोई और ओहदेदार जो बड़ा हो उसको इलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं जहांगीर तरीन साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे इसी तरीके से और सियासी लोग हैं जिन पर जो सज़ा याफ्ता हुए या नाअहली हुई, लेकिन उन्होंने पार्टी चलाया क्योंकि वो कायद रहे। तो बड़ा शोर मच रहा था कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहा है, चेयरमैन कौन होगा, -1 हो गए, इमरान खान जो है वो अब नहीं रहे, चेयरमैन कोई नया आएगा, अलीमा खान होंगी, बुशरा बीबी होंगी या गौर खान होंगे। तो उस पर मेरा अपना एक ख़्याल ये है कि पाकिस्तान की निज़ाम सियासत में आप कुछ भी कर लें, इतनी चेगोमोइयाँ होती रहीं, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चाहे आपको सज़ा हो जाए, चाहे आपकी नाअहलियत हो जाए, चाहे आप जेल में हों, अगर आप कायद हैं तो पार्टी आपने चलाना है, सारे लोग आपकी बात मानेंगे और वर्कर और वोटर आपका मैंडेट होंगे। तो फिर इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अहमियत सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक ही रह जाती है। इस इशू पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं, आइए अकबर एस बाबर साहब, मेंबर तहरीक इंसाफ का, आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका ही बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जी अकबर एस बाबर साहब, क्या कहेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन तहरीक इंसाफ के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जो इंट्रो में हमारी जो सियासी हकायक सामने रखे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो इस लिहाज से मुख्तलिफ थी कि वो तो उसका वजूद में आना ही इसीलिए था कि ये हकायक को हमने बदलना है। अगर हमने इन हकायक का हिस्सा बनना था तो फिर तहरीक इंसाफ को बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ का जो पहला बुनियादी आइन जब तश्कील दिया गया तो उस आइन साज जो कमेटी बनी थी उसमें मैं भी उसका हिस्सा था। उसमें हामिद खान भी थे, उसमें मिराज मोहम्मद खान भी थे, उसमें सईदुल्लाह नियाजी भी थे, उसमें फौजिया कसूरी भी थी, और उसमें और जो लोग थे, चंद लोग और थे, ज़्यादा बड़ी कमेटी नहीं थी।
तो हमने जो ओरिजिनल आइन इसका बनाया था उसमें पूरा तशख़्ख़ुस पार्टी का एक डेमोक्रेटिक जमात के तौर पे पेश किया था, और उस आइन को फिर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान और फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे अगर गलती ना हो तो शायद अर्ली लेट 90s में इसको फिर अप्रूव किया था। उसमें और बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक बात थी कि जो पार्टी का चेयरमैन है वो 2 टर्म्स के लिए यानी 3-3 साल के लिए रहेगा, और उसके बाद वो एलिजिबल ही नहीं होगा इंट्रा पार्टी इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए कि पार्टी में हिस्सा लेगा। इसकी वजह थी, और इसकी मैं जो आपने हकायक बयान किए हैं वो एक सियासी हकायक है। मैं आपके सामने एक और सियासी हकीकत रखता हूँ जो शायद उससे भी बड़ी पावरफुल है, क्योंकि जमातें जो होती हैं और सियासी रहनुमा जो होते हैं, जो जेन्युइन पॉलिटिशियंस होते हैं, जो जेन्युइन लीडर्स होते हैं, वो हालात को बदलने के लिए सियासत में आते हैं, हालात को बेहतर करने के लिए आते हैं। हमारे दौर में जो शायद एक बड़ा कंटेम्प्रेरी बहुत बड़ा जो पॉलिटिशियन था और कम होंगे उसके मुकाबले के, वो नेल्सन मंडेला था। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल काटी। सर लीडर था वो, पॉलिटिशियन नहीं था सर, वो लीडर था, पॉलिटिशियन नहीं था। बड़ा फर्क है लीडर और पॉलिटिशियन में सर। नहीं, दोनों एक भी हो सकते हैं ना, वो तो खैर एक बिल्कुल दूसरी बहस है। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक भी हो सकते हैं ना। अच्छा, तो नेल्सन मंडेला जो था 27 साल बाद जब जेल से निकला, जिन लोगों ने उस पर जुल्म किया था, जो व्हाइट अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, उनके साथ उसने बैठ के एक जमहूरी रास्ता निकाला ट्रांजिशन के लिए टू डेमोक्रेसी, जिसमें 4 साल लगे। ये बड़ा अहम है ये सुनने के लिए, 4 साल लगे उसने। 4 साल क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका सिविल वॉर के ब्रिंक पे था। अगर नेल्सन मंडेला किसी नफरत और अपनी जो जिंदगी में उसने जो तकलीफात गुजारी थी, जिसका मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो आपके कैमरे पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो लेना चाहता तो साउथ अफ्रीका फट जाता, सिविल वॉर हो जाती। उसने वो रास्ता नहीं इस्तेमाल किया, उसने तामीरी रास्ता इस्तेमाल किया। अच्छा, अब जब वो 4 साल बाद इलेक्शन हुए तो नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और एएनसी का चेयरमैन भी था। जब वो बाहर आया, उसने पहली टर्म के बाद क्या इकदाम किया? अभी पहली टर्म उसकी मुकम्मल नहीं हुई थी, उसने 1 साल पहले ऐलान किया कि मैं अगले सदारती इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं होऊंगा। कौन उसे हरा सकता था? उसने ऐलान किया कि मैं एएनसी का चेयरमैन नहीं होऊंगा अगली टर्म के लिए। कौन उसको पार्टी में उसके सामने खड़ा हो सकता था, उसको शिकस्त दे सकता था? ये होता है लीडर जिसने अपना वोट बैंक, जो उसकी अपनी तमाम जिंदगी की एफर्ट्स के बाद उसने बनाया था, उसने पार्टी को ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जमात को इदारा बनाना था। जब उसने अपनी जमात को ट्रांसफर किया, उसका कद नीचे नहीं आया, उसका कद और बढ़ा। लेकिन उससे एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई कि एक जमात एक इदारा बन गई। वो आज तक फाल जमात है, वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करती है। ये है बुनियाद जमहूरियत की, ये वो बुनियाद है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो बरतानिया में प्रैक्टिस होती है। ये वो हकीकत है जो हमने उस तल्ख हकीकत जो आपने इंट्रो में बयान की उसको बदलना था, और तहरीक इंसाफ बनी इसलिए थी। इसीलिए जब हमने पहली दफा जो एक बड़े पैमाने पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का सोचा, और जब इलेक्शन करवाए 2013 में, तो उसमें वर्करों ने बड़ी भरपूर उसमें हिस्सा लिया। ये हमारी बदकिस्मती थी कि जो लोग करवा रहे थे शायद वो पूरी तरह जमहूरी उस असूलों पे वो नहीं थे, जिसकी वजह से उस इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली हुई, मिसमैनेजमेंट हुई। अच्छा, फिर जस्टिस वजी को और एक यूसुफ गबोल साहब थे, उनके 2 मेंबर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया, क्योंकि वर्कर का प्रेशर था। वर्कर्स कह रहे थे कि हमें ये जाली इलेक्शन कबूल नहीं है। उस वक्त वर्कर जो था वो कल्ट फॉलोअर नहीं था, उस वक्त वर्कर वो अंधी तकलीद करने वाला नहीं था, उस वक्त वर्कर में शऊर था। वर्कर उठा, उसने कहा ये इलेक्शन हमें मंजूर नहीं है, हमें जमहूरी इलेक्शन चाहिए, हमें वो क़यादत चाहिए जो वर्कर इलेक्ट करे। ट्राइब्यूनल बनाना पड़ा। ट्राइब्यूनल का जब फैसला आया उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जिनके खिलाफ एक्शन लेना था, जो 4 लीडरान को पार्टी से एक्सपेल किया था जस्टिस वजी ने, उसकी जगह जस्टिस वजी को एक्सपेल कर दिया गया। फिर एक लॉलीपॉप दिया गया, फिर कहा गया कि हम अगला इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कराएंगे। फिर तस्नीम नूरानी के नीचे एक बाकायदा 5 मेंबर इलेक्शन कमीशन बनाया गया। वो जब तफसीलात में गया तो पता चला कि कोई 80 लाख से ज्यादा जो वोटर लिस्ट है उसमें से मेजॉरिटी 2/3 जो थे वो जाली थे। 27 लाख की मेंबरशिप निकली। उन्होंने तरीकेकार वजह करना शुरू किया। तरीकेकार जब वजह करना शुरू किया तो ये पार्टी की जो क़यादत थी, इन्होंने उस पर एतराज किया।
जिसके एतराज पे और प्रेशर पे पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन ने, पीटीआई के इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक बड़ा लंबा अमल था, एक बड़ी लंबी ट्रांजिशन थी कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे एक ऑटोक्रेटिक, एक डिक्टेटोरियल पार्टी बन जाए। वो अमल आज अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे एक इंट्रा पार्टी सिलेक्शन का ऐलान किया गया है, जहां पे इलेक्टरल कॉलेज मौजूद नहीं है और इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। और ये अमल 1.5-2 साल से चल रहा है। ये जो इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाते हैं ना कि उन्होंने टाइम कम दिया, ये इलेक्शन इंट्रा पार्टी ये 1.5-2 साल से इलेक्शन कमीशन के साथ चल रहा है। पीटीआई का मामला, जब कोविड था तो इन्होंने 1 साल टाइम मांगा इलेक्शन कमीशन से कि हमें 1 साल दे कि हम इस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को शफाफ तरीके से कर सके। इलेक्शन कमीशन ने वो टाइम इनको दिया। उसके बाद भी इन्होंने अपने जो बुनियादी कवानीन थे, जो आइन हमने बनाए थे, उसमें गैर कानूनी तौर पे उसको तब्दील किया गया। उसको जब तब्दील किया गया तो नेशनल काउंसिल की मीटिंग्स तक नहीं बुलाई गई, जिसके नतीजे में तमाम कागजी कार्रवाइयां भी नहीं मुकम्मल थी। तो इन्होंने, आज मुझे दुख और अफसोस इस बात पे होता है कि जिस हकीकत का आप जिक्र कर रहे हैं, आज जिन्होंने ये ऐलान किया है कि जी हमारा फलाना होगा, और ये ऐलान उन्होंने पार्टी के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से किया, वो कौन लोग हैं? वो वकला हैं जो सुबह शाम हमें दर्ज देते हैं रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, जिन्होंने एक ऐसे फ्रॉड एंड फार्स इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तायीद किया, जो कहते हैं कैमरे पे आके कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इंट्रा पार्टी पे वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और फिर कहते हैं हम उसके ताबे, हम उसके अमल करने के लिए कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इस फार्स का, जब आप एक नाटक रचाते हैं, आपने सियासत में यही तो बुनियादी तब्दीली लानी है। मैं पहले दिन से जो कह रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जमहूरी जो सियासी जमातें हैं, ये जमहूरियत के पिलर्स हैं। आपने उन पिलर्स को मजबूत करना है, उसको इदारा बनाना है, उनको डेमोक्रेटाइज करना है। और ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, ये तमाम जमातें ऐसे इलेक्शन कराती हैं, तमाम जमातें ऐसा नाटक रचाती हैं मासिवाय एक के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने तो चेंज का एजेंट बनना था। आज हमें, मुझे कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, जो आपने इंट्रो में कहा कि हम एक रिवायती सियासत उसका हिस्सा बन चुके हैं, ना सिर्फ हिस्सा बन चुके हैं बल्कि बाकियों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये एक चीज समझने वाली है कि आज वर्कर की कोई हैसियत नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आज सिलेक्शन हो रही है और आप सीधे सीधा ऐलान कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बादशाहत है, जो फरमान जारी करेंगे, जो ऐलान करेंगे, और वो वर्कर जो अंधी तकलीद के मारे हुए हैं वो उसकी तायीद करेंगे। अगर इस तरह हमने आगे जाना है तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान की जमहूरियत का। तमाम सियासी जमातें ये करती हैं, पीटीआई ने भी ये करना है, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम उसी तरफ ले जाता है। आप तोड़ने के लिए निकले थे इसलिए बाहर हो गए। मैं आगे चल के आपसे कुछ अहम सवाल करूंगा। मैं जरा कमर दिलशाद साहब की तरफ आता हूँ। कमर दिलशाद साहब, पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए कहा गया है और वो जिस तरह उन्होंने कहा कि जी कम टाइम भी दिया गया है, क्या और दूसरी सियासी जमातों ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन अकॉर्डिंग टू कानून कंप्लीट कर लिया है, जो उन लोगों को नहीं कहा गया है और सिर्फ पीटीआई को कहा गया है? और अब जब पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जा रही है और कहा जा रहा है कि कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क तो आपके अकबर बाबर साहब ने उठा, इलेक्टरल कॉलेज नहीं है, आइन कानून, बहुत सारी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब अकबर बाबर साहब ने पूरी हिस्ट्री बयान कर दी, जो मैंने मेरा ये पूरा जो बयान किया है जनाब अकबर बाबर साहब ने, ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। उन्होंने तारीख बयान कर दी और मैंने ये कल ही जो मैंने कॉलम लिखा है उसमें तमाम डिटेल लिखी थी कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ये सारा होना है। वही चीजें जो उन्होंने ज़ाहिर की हमें ही पता था। ये जब तहरीक इंसाफ के मामले में जब बेशुमार इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे भी, तो हमने ये कहा कि ये बदकिस्मत पार्टी है तहरीक इंसाफ कि जिस दिन से इनके इलेक्शन हुए हैं, जस्टिस वजीदुद्दीन साहब इनके इंतखाबात करवाए थे उन्होंने, उसी दिन से कंट्रोवर्शली चलता आ रहा है। आप हैरान होंगे कि जब जस्टिस वजीदुद्दीन साहब उन्होंने फारिग कर दिया, जब उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए, बड़े बड़ी शख्सियात के नाम लिए कि वोटों की हेराफेरी हुई है, बाकायदा मनी दौलत इस्तेमाल की गई है, तो जब वो फारिग हो गए तो उनकी जगह ठीक अकबर बाबर साहब ने सही फरमाया कि जनाब तस्नीम नूरानी साहब जो हैं वो उसके इलेक्शन कमेटी के या इलेक्शन कमीशन के जो पीटीआई का था उसके वो चेयरमैन बने।
उन्होंने मुझसे बड़ी मशावरत की और 3 महीने तक वो सारा ठीक फरमा रहे हैं अकबर बाबर साहब। तो 3 महीने तक सारा जायजा लेने के बाद उन्होंने कहा भाई इसमें तो बड़ी हेरा फेरी है, बड़ी टेम्परिंग है, बड़ी जालसाजी है। तो उन्होंने मुझसे मशवरा किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब एक बड़ी अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको याद दिलाना चाहता हूँ अपने डॉक्टर दानिश साहब को। 16 मार्च 2016 मुझे इमरान खान साहब ने बुलाया और नईम मुराद साहब भी थे मरहूम, और हमने वहाँ उन्होंने इमरान खान साहब ने मुझे ऑफर की कि आप हमारे इलेक्शन कमीशन जो PTI का उसके आप चीफ लग जाए। अच्छा, वो उन्होंने मुझे अचानक सवाल किया, मुझे नहीं पता था किस काम के लिए मुझे इनवाइट किया है बरीकाला में। तो वो सारी डिटेल हुई तो मैंने कहा आप किस बार है? मैंने कहा जी जस्टिस वजीर साहब ने इस्तीफा दे दिया, अपने फारग कर दिया, सब दोष कर दिया। तो जो तस्नीम दुरानी साहब ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों शख्सियात मेरी बेपनाह इज्जत करते हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं उसी लपेट में आ जाऊं जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आप ये बताएं आप किसको चेयरमैन बनाना चाहते हैं? इसकी बना पे 2 जो है इस्तीफे दे बैठे हैं। तो नहीं, मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, जो भी होगा आप साफ सुथरा इलेक्शन करवा दें, मेरा तो कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं होता हूँ नहीं होता, मेरे मुकाबले में जितने भी आदमी आएंगे तो आप आपके इस चेयरमैन बन जाए, फिर उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मैं सोच के बताता हूँ कि जो आपका जो टेक्निकल मामला है, आप इंटरनेट के जरिए व्हाट्सएप के जरिए इंतखाब करवाते हैं, इसका तजुर्बा मुझे नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं सोच के बताऊंगा। आपको याद होगा जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा था, आप डॉक्टर दानिश साहब आपने उस ARY की तरफ से आप पूरी टीम लेके पहुंच गए थे बनीगाला में, और वहां उन्होंने मेरे सामने उन्होंने कहा बिल्कुल इमरान खान है कि जी कंवर साहब को हम लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी पार्टी का। तो आपने कहा दे दूं ब्रेक न्यूज? कहते नहीं, अभी ठहर जाए, अभी 2-4 दिन अभी ठहर जाए आप। तो फिर आप अपनी टीम के साथ मसरूफ हो गए, तो मैं वापस आ गया। 1 हफ्ते के बाद मैंने नादरा के साबिक चेयरमैन मेरे बड़े दोस्त है ब्रिगेडियर मोइन सलीम, मैंने उनसे मशवरा किया कि मुझे तो पता ही नहीं इलेक्शन कैसे होना है, आप बताइए। तो ये बड़ा टेक्निकल काम है, आप इस पर इनकार ही करते हैं। तो मैंने फिर 1 हफ्ते के बाद इनकार कर दिया कि मैं इस पर, ये जो आपका सिस्टम है इसकी मुझे से बड़ा तरह मैं इस पर नहीं आता। तो ये एक पार्टी का इलेक्शन था जो शुरू से ही मुतनाज़र रहा। और एक और अहम बात, जब सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब, उन्होंने अकबर बाबर का भी जिक्र किया था, जो फारूक फंडिंग केस में जिन्होंने बनाए थे रजिस्टर बनाए थे उन्होंने, आरिफ अलवी साहब ने, जब बाहर से फंडिंग आए कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है। तो वहां उन्होंने कहा कि जी जब पार्टी इलेक्शन हुए हैं तो कहा जी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ी अहम शख्सियत है, उन्होंने मुझे हराने के लिए 5-5 लाख रुपए का इन्होंने बैलेट पेपर खरीदा पार्टी का, मुझे हराया, मुझे सेक्रेटरी जनरल नहीं बनने दिया, और मुझे और इमरान खान के दरमियान में खिलाफात पैदा भी करवाए। तो पैसे देकर लोगों ने मुझे हरा दिया पार्टी के इलेक्शन में। तो ये आरिफ अलवी साहब ने मुझे खुद बताया, वो हर निजी महफिल में बताते रहते हैं। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं। इसके बाद ये मेरे बाद आजम, जब मैंने इनकार कर दिया तो चंद महीनों के बाद आजम स्वाति साहब को बना दिया। आजम स्वाति साहब ने 2017 में इलेक्शन करवाए, वो भी चैलेंज हो गए। जस्टिस रजा साहब ने चश्म पोशी की, इसके बाद इनके इलेक्शन ही नहीं करवाए इन्होंने। और फिर बाद आपने जैसे अकबर बाबर साहब ने फरमाया, सारी बात दुरुस्त है, दोबारा रिपीट मैंने क्या करनी है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 6 जून 2021 को, जब वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे इमरान खान साहब, उनको नोटिस दिया कि आपकी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो क्यों ना हम पार्टी का सिंबल वापस ले लें और आपकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो वापस कर दें। उस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की, और डेलीगेशन की आज शिबली फराज भी थे, सब लोग के, उन्होंने कहा जी हमें 1 साल की मोहलत दे दें, तो कोरोना की वजह से हम अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म नहीं कर सके। तो उन्होंने 1 साल की मोहलत दे दी। इसके बाद अगस्त 2022 में फिर नोटिस जारी किया कि आप पार्टी का इलेक्शन करवाएं, तो वो भी नहीं करवाया। फिर इसके बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल की, वो ऐसी की आप हैरान होंगे, जो जैसे आपने फरमाया बाकी पार्टियों क्या हाल है। बाकी पार्टियों में भी इंतखाबात कागजी कार्रवाई तरीके से होते हैं सवाए जमात इस्लामी के, लेकिन बहरहाल उसकी पार्टी में कोई शिकायत नहीं करता। इनकी पार्टी में जो होती है, इनके पार्टी के मेंबर जो हैं जाके शिकायत करते हैं, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? जिस पार्टी में
गलत तरीके से चुनाव हो रहा है और वहाँ कोई शिकायत नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो ज़्यादा बड़ी डिक्टेटरशिप हुई। और जिस पार्टी में चुनाव गलत तरीके से हो रहा है और वहाँ कुछ लोग उठ जाते हैं, शिकायत करते हैं, बता देते हैं, तो वो तो कुछ बेहतर हुए। मैं आपसे बहुत अहम सवाल करूंगा, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं आपसे ज़रा सियासत पे भी आऊँगा, दूसरी चीज़ों पे भी आऊँगा, अहम बात, लेकिन नाज़रीन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये बताएं अकबर बाबर साहब, अब होना क्या है? मसलन जाहिर है इलेक्शन तो हो रहा है, अब आप उस पार्टी के मेंबर भी हैं, हालांकि आपको निकालने की भी बात की गई और फिर अदालत तक ये बात गई। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस इलेक्शंस में, क्या ये आप समझते हैं सिर्फ कागज़ी काम होगा और रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी जिस तरह दूसरी सियासी जमातों में होता है, और वो कागज़ी पूरी करके वो इलेक्शन कमीशन को दे देंगे और वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? तो उसमें आप कहाँ खड़े हैं? अब इसको आप किस तरह देखेंगे? और वो लोग जो जेन्युइन पार्टी वर्कर हैं, जो चाहते हैं कि जी अहम तरीन लोग आएँ, और ऐसे मौके पे जब इमरान खान साहब जेल में हैं और पार्टी इलेक्शन हो रहा है, तो इसमें तो जो फाउंडर मेंबर हैं उनका बड़ा रोल होगा, क्या कहेंगे सर? जी होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, मसलन मैं या हमारे साथी जो पार्टी जिन्होंने बनाई थी, अगर वो इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन मफरूज़े के तौर पे उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, मुझे बताइए ना कि कैसे उसमें हिस्सा लें। जिस इलेक्शन का कोई वजूद ही ना हो, जिस इलेक्शन का इलेक्ट्रल जो वोटर लिस्ट है, जो इलेक्ट्रल कॉलेज है, वो ही एग्जिस्ट ना करता हो, जिसमें आपको ये तक नहीं पता कि इलेक्शन के क्या तरीक़ेकार होगा, उसका इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसकी इलेक्शन कमीशन का होगा। जो तरीक़ेकार जो हमने नाफिज करने की कोशिश की थी वो ये था कि नीचे से ऊपर तक, यानी यूसी लेवल से इलेक्शन शुरू होते थे, फिर वो तहसील लेवल पे आते थे, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते थे, फिर वो रीजनल लेवल जो पीटीआई की एक तंजीम साजी का एक बने हुए थे उस लेवल पे आते थे, फिर वो सूबाई सतह पे वो इलेक्टोरल कॉलेज बन जाता था। फिर जो सूबाई सतह पे जो इलेक्शंस होते थे और जो लीडरशिप आती थी तमाम सूबों की, वो फिर इलेक्टोरल कॉलेज होता था मरकजी के। मुझे तो नहीं पता, अगर किसी को पता है तो मुझे एनलाइटन करे कि इस वक्त पीटीआई का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, क्या तरीक़ेकार है। मतलब पीटीआई के जो मुखलिस लोग हैं, अगर वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये एक मुकम्मल नाटक रचाया जा रहा है। और मैं बात ये दोहराऊंगा कि इस नाटक को रचाने में जो अमली तौर पे जो फेस है, फ्रंट है, वो मायानाज वकील है, वो मायानाज वकला है, जो सुबह शाम हमें दर्स देते हैं ऑन डेमोक्रेसी, वो हमें दर्स देते हैं ऑन रूल ऑफ लॉ, वो हमें दर्स देते हैं आइन पे, वो हमें दर्स देते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी किस तरह बनती है। देखिए, आपने फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाना है कि नहीं बनाना, जिसमें सियासी जमातें जमहूरी होंगी, जिसमें वर्कर की अहमियत होगी, मेरिट पे लोग लीडरशिप में आएंगे। पाकिस्तान में क्या कॉम्पिटेंस की कमी है? क्या पाकिस्तानी गैर मुल्कों में जाके उनकी मईशत को नहीं चला रहे? क्या ये जो इनखला है जो जारी है हमारे जो टैलेंट का ब्रेन ड्रेन जिसे कहते हैं, और ये आज नहीं बड़े अरसे से जारी है, ये क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको लीडरशिप रोल में आने का रास्ता नहीं है, मौजूद ही नहीं है, उनको मौका नहीं मिलता ना मौका, क्योंकि आपका सिस्टम उनको अलाउ नहीं करता। सिस्टम क्या है कि सियासी जमातें चंद अशखास, इंडिविजुअल्स या फैमिलीज की एक फिefdom बनी हुई है, वो एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए। उसमें मेरिट कैसे आएगा? मैंने बारहा कहा है कि डेंग सियाओपिंग 72 साल की उम्र में चाइना में सबसे बड़ा इनकलाब लाया, शायद माओ से बड़ा इनकलाब था मेरी नजर में। वो क्या था? उसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में मेरिट ले आया, उसने नीचे से लेके ऊपर तक मेरिट का जो फ्लो था उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, जिससे कम्युनिस्ट पार्टी जो चल पड़ी, जिससे चाइनीज इकोनॉमी चल पड़ी, जिससे चाइना में स्टेबिलिटी है, जिससे चाइना एक सुपर पावर बनने चला गया। आपने कभी नोट किया कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे अक्सर ये बात कही जाती है कि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियन ऑरिजिन के हैं, और हमारे हवाले से कहा जाता है कि उसमें शायद पाकिस्तानी बहुत कम है या ना होने के बराबर है।
आपने कभी सोचा है कि उसमें चाइनीज क्यों नहीं है? चाइनीज तो इंडिया से बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी है, वो तो एक इमर्जिंग सुपर पावर है, क्योंकि वो अपने मुल्क में जाके अपनी मईशत में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। वो चाइना में जाके चाइनीज कंपनीज को संवारते हैं, बढ़ाते हैं, उसमें एडवांसमेंट लाते हैं। ये फर्क है। ये वो स्ट्रीम है जो डेंग सियाओपिंग ने बनाई कि टैलेंट, कॉम्पिटेंस, उसको ग्रूम किया, उसको अपने सिस्टम में इंडक्ट किया। आप जब सिस्टम में आपकी मीडियोक्रिटी तो बात है, आपके यहां तो टोटल रिडंडेंसी हो गई है। ना अहल तरीन, करप्ट तरीन जो लोग हैं, यू क्लाइम टू द वो जो कॉम्पिटेंस, क्या इनकॉम्पिटेंस नहीं, अब करप्शन के लेवल पे आप जितने करप्ट है आप उतना ऊपर जाते हैं। आपका सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा? अकबर एस बाबर साहब, आप अकबर एस बाबर साहब, क्या इस इलेक्शन को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा? क्या आप पार्टी नहीं बन सकते? क्या आप एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते कि मैं इसका मेंबर हूं और फाउंडर मेंबर हूं और हम लोग फाउंडर मेंबर हैं, हम चाहते हैं बाज़ाब्ता इसका इलेक्शन हो, इलेक्टोरल कॉलेज हो, उसमें लोग वोट डालें? तो क्या इस तरह की कोई चीज़, मैं पूछूंगा कमर दिलशाद साहब से भी, लेकिन क्या आप पार्टी नहीं बन सकते? क्या आप एक एप्लीकेशन नहीं दे सकते? क्या आप जो उन्होंने नामजद किया है उसके अगेंस्ट अपने आप का दूसरा नामजदगी नहीं दाखिल कर सकते? देखिए डॉक्टर साहब, इस मरहले में, इस स्टेज में इलेक्शन कमीशन ने एक हुक्म जारी किया है, एक ऑर्डर पास किया है 16-17 सफ़े का, मैंने उसको पढ़ा है। अब उस हुक्म में यह है कि आपको हम 20 दिन देते हैं, यानी आपसे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि आप एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपने आइन के मुताबिक उसको इनेकाद करें और फिर उसके बाद 7 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जमा कराएं, जिसका फिर इलेक्शन कमीशन जायजा लेगा कि क्या वाकई इन्होंने एक, क्योंकि कानून ये डिमांड करता है कि हर जमात ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए, ये हर जमात के लिए ये कानून ये कहता है। लेकिन हर पार्टी अपने आइन के मुताबिक उसको कैसे इंटरप्रेट करती है, कैसे नाफिज करती है, वो सियासी जमातों के उस पर छोड़ा हुआ है। तो ये तो फिर उस स्टेज पे अगर मैं आज इलेक्शन कमीशन में जाता हूं तो इलेक्शन कमीशन का जाहिर है एक नेचुरल जवाब ये होगा कि जी हमने उनको एक मौका दिया है, आप उस मौके में उसका हिस्सा बने। उसके बाद अगर ये मामलात जो है फिर भी उलझे हुए जो कि हैं, जाहिर हो चुका है ऑलरेडी कि आपका इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं है, आपने इलेक्टोरल प्रोसेस को फॉलो ही नहीं किया, आपने एक चेयरमैन के लिए नॉमिनेट कौन कर रहे हैं? फॉर्मर चेयरमैन सपोजिटली। यानी कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? चेयरमैन तो वर्कर नॉमिनेट करते हैं कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, इसको हमने पार्टी का चेयरमैन बनाना है, सेक्रेटरी जनरल बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, और मुख्तलिफ जो टीयर्स हैं। तो वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो, हाँ उस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद मैं समझता हूं कि हमारे पास पूरा इख्तियार होगा कि हम इलेक्शन कमीशन से रुजू करें कि ये इलेक्शंस जो है ये एक फार्स था, ये एक नाटक था, और इसके लिए अब आगे एक वे फॉरवर्ड भी दे। लेकिन उसके लिए हम मुशावरत कर रहे हैं, उसका फैसला जाहिर है बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद शायद हम ये स्टेप ले सके। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि अगर आप ये स्टेप लेंगे और इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे तो सर सारी सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो फेक है और उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई रोल अदा नहीं किया है, और तो फिर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक कैसे करेगा वो? ये देखिए, आपने मेरी दिल की बात की है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली ये डिमांड कर रहा हूं कि जो बड़ी जमातें हैं जो पार्लियामेंट का हिस्सा बन रही हैं, कम से कम उस हद तक इलेक्शन कमीशन उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को सुपरवाइज करे। मेरे साथ एक प्रोग्राम में एक सियासी जमात के बड़े अहम रहनुमा थे, बैरिस्टर है वो भी, उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्शन एक्ट 2017 जब ड्राफ्ट हो रहा था कमेटी में, पार्लियामेंट में, तो ये तजवीज़ पेश की गई, उसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत अकॉर्डिंग टू दैट जेंटलमैन पीटीआई के जो नुमाइंदे थे उन्होंने की कि इलेक्शन कमीशन को हरगिज़ ये इख्तियार ना दिया जाए। तो अगर हम इलेक्शन कमीशन के सामने गए तो यकीनन हमारा ये मुतालबा, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई हम डायरेक्टली अफेक्टीज हैं, हम अफेक्टेड हैं इस एक इलीगल और एक फ्रॉडलेंट इलेक्टोरल प्रोसेस का, जो इंट्रा पार्टी का इलेक्टोरल प्रोसेस, तो उसमें हमारा लोकस स्टैंड आई। क्योंकि अब मैं भी 8-9 साल से मैंने ये जो केस लड़ा है इसमें काफ़ी कानूनी पहलू भी समझ गया हूँ, तो हमारा लोकस स्टैंड आई वो इस पे ये ज़रूर बनता है कि हम पीटीआई के हवाले से बात करें, लेकिन दूसरे जमातों के हवाले से एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हम ज़रूर ये इशू उठाएंगे कि देखिए
अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत को समझना है कि वो स्टेबल हो, डिलीवर करे, परफॉर्म करे, कॉम्पिटेंट लीडर सामने आए, तो तमाम बड़ी जमातों को डेमोक्रेटाइज करे, और ये किया जा सकता है। ये वो एक लीप फॉरवर्ड है, ये आपके मसाइल का हल है। जिस तरह मैं कहता आ रहा हूं कि अगर आप वो नहीं करेंगे, और जो तारीख दी गई है इलेक्शन की फरवरी 8 की, आप इलेक्शन करा लें। मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठ के, अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, मैं आज उसकी 80% काबीना आपके सामने पेश कर देता हूं। मैं आज आपके सामने पीपल्स पार्टी अगर जीतेगी, मैं उसकी काबीना बना के दे देता हूं। आप मुझे किसी जमात का नाम बताएं, मैं उसकी काबीना बना देता हूं। आपको पता है कि जब बरतानिया में वो जो एक वजीर आजम बने थे, तो उन्होंने, ये मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल पहले, उन्होंने 80% उनके जो कैंडिडेट्स थे वो बिटवीन द एजेस एंड 30-40 थे, 30 और 40 साल के दरमियान थे, और कॉम्पिटेंट तरीन लोग सोसाइटी के थे। टोनी ब्लेयर की मैं बात कर रहा हूं। कहां कंपेयर कर, टोनी ब्लेयर ने स्वीप किया तो उसने अपनी एक यंग लीडरशिप सामने लाई, क्योंकि इलेक्शन का मकसद क्या है? इलेक्शन का मकसद ये नहीं है कि यहाँ 40 साल से, अकबर साहब 40 साल से पाकिस्तान, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, वही वजीर, वही मुशीर, वही वजीर आजम, और आप बात कर रहे हैं 80% काबीना का बताएंगे। मैं आपको सदियों का बता देता हूं कि PMLN का आइंदा चेयरमैन या सदर कौन होगा, और 2024 नहीं 2090 में कौन होगा, पीपल्स पार्टी का कौन होगा, और इसी तरह दूसरी सियासी जमातों का कौन होगा, मां सवाए जमात इस्लामी को छोड़ के। एक छोटा सा ब्रेक ले, फिर आता हूं कमर दिलशाद साहब की तरफ। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। कमर दिलशाद साहब, आपकी तरफ आता हूं। तो एक तो मुझे ये बताइए सर कि ये जो इलेक्शन है, इसको क्या इलेक्शन कमीशन की सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि पार्टी अपने लेवल पर जिस तरह चाहे फेक इलेक्शंस जमा करके दे दें, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो देखें कि आया फेयर इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, मौरूसी इलेक्शन हो रहा है, आपके मेंबरान को बोलने की इजाज़त नहीं है, जो कायद साहब ने लिख दिया रख दिया उससे अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता है। तो ये ढकोसला फिर क्यों है? इलेक्शन कमीशन की और क्या जिम्मेदारी है? सबसे अहम जिम्मेदारी तो है कि पार्टी के अंदर जमहूरियत हो, इलेक्शन हो, फिर बाहर हो ना। आप क्या कहेंगे सर? जनाब, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलेक्शन एक्ट जो है हमारा, सेक्शन 200 से लेकर 218 तक इसमें है तमाम तफसील दी हुई है सियासी पार्टी के बारे में। इनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो सेक्शन है 207 और 208। उसमें तमाम तरीका वजह किया गया कि किस तरह से आपने इलेक्शन करवाने हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि बुनियादी तौर पर जो अभी नाम आ रहा है बैरिस्टर गौहर का, तो बैरिस्टर गौहर को कोई पार्टी का चेयरमैन जो है वो उनको नामजद नहीं कर सकता। पहली बात ही वो अपनी पार्टी में इस्तीफा दें, नंबर 1, और इस्तीफा देने के बाद फिर वो अपनी जो वर्कर कमेटी होती है वो किसी को भी अपना नामजद करे, कागजात नामजदगी जमा करवाएं अपने चेयरमैन साहब के लिए इंतखाब लड़ने के लिए, सेक्रेटरी जनरल, तमाम जितने भी तरीक़ाकार होता है। वो दोनों ने कहा जी एक बैरिस्टर गौहर जो है वो बस नामजद चेयरमैन है, वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो बात ही गलत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन को ऑब्जर्व करने के इख्तियारात नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की, जब ये इंतखाबी इस्ताद कमेटी बनी थी इसाक डार साहब की सरबराही में, तो हमने कहा था इलेक्शन कमीशन को मुबस्सर का एक पार्ट दिया जाए, रोल दिया जाए, जैसे इंडिया में है। इंडिया में इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन इंडिया ऑब्जर्व करता है, इसके बाद वो सर्टिफिकेट देता है कि पार्टी में इलेक्शन हो गए। यहाँ वो इख्तियारात नहीं है। अब लेकिन ये पार्टी जो कंट्रोवर्शियल इंतखाबात होने हैं, इसके बाद जब ये इंतखाबात हो जाएंगे, सेक्शन 207 और 208 की रिक्वायरमेंट पूरी कर ही नहीं सकते। जैसे इशारा दिया है अकबर बाबर साहब ने, जो इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है, उसमें सबसे होता है कि यूनियन काउंसिल के साथ यूनियन काउंसिल से लेकर वफाक तक के तमाम हल्कों में, तमाम जगहों में इंतखाबात करवाए जाए। पहले यूनियन काउंसिल पे, डिवीजन लेवल पे, सूबाई लेवल पे, फेडरल लेवल, ये सारा सेक्शन 207 और 208 में तशरीह दी हुई है। लेकिन जैसे आपने इशारा दिया
जितने सियासी पार्टियां ने किसी ने इस तरह की जो है अमल दरामद नहीं किया। उन्होंने कागजी कार्रवाई की, ड्राइंग रूम में बैठ के इंतखाबात करवा दिए। क्योंकि उनके इलेक्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद नोटिस लेने का मिजाज नहीं है। अब ये जो अगर इलेक्शन हो जाएंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन, अगर इनकी पार्टी में से किसी ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा, अकबर बाबर साहब भी दे दें कि जनाब ये तो इलेक्शन हुए ही नहीं आपके सेशन 207-208 के मुकाबले में, फिर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो अब ये बहरहाल जो है मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन इलेक्शन तो उन्होंने करवा देने हैं और मुमकिन है कि नजरिया जरूरत के तहत इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर ले कि भी ठीक है बाकी पार्टी को नहीं किया है तो हम वहाँ पे तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन एक बहरहाल एक कंट्रोवर्शियल मामला है और इतना आसान नहीं होगा, चैलेंज हो जाएगा, लाजमी चैलेंज होगा। इस लिहाज से चैलेंज होगा, फिर इलेक्शन कमीशन फिर उसको अगर तस्लीम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ये पार्टी आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की इमदाद नहीं होगी। तो ये बड़ा अहम मसला है, इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी गौर तो बाद में करेगा, पहले दरख्वास्त भेजेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 बनता है या पार्टी ऑर्डिनेंस बनता है जिसके तहत तमाम चीज़ें होती हैं, ये तो यही सवाल सियासी जमातें बनाती हैं जिनको फेयर इलेक्शन से बचना है, अपनी पार्टी के अंदर मौरूसी सियासत को इंडोज करना है। एक बिजनेस, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह मैंने कहा था अभी अकबर एस बाबर साहब से कि जनाब हमारे यहाँ तो लीडर पैदा ही होते हैं, हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर तो विजन देखता है, पॉलिटिशियन तो इलेक्शन देखता है। और उस हवाले से आपके ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो जिनको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कानून अगर नहीं बनाया और इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि वो चेक एंड बैलेंस करे और वो तमाम चीज़ मॉनिटर करे, तो फिर तो इनकी मौरूसियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो हम कानून बनाने वाले तो यही है सर, कानून यही बनाते हैं और फिर कहते हैं कि कानून के मुताबिक हमने फैसला किया। कानून आपने अपने फ़ायदे के हवाले से बनाए हैं, तो कैसे फिर इनकी मौरूसियत ख़त्म होगी? एक और दूसरा ये ज़रा सर बताएं सर कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर इमरान खान साहब जेल में हैं और वो जो है वो चेयरमैन नहीं है? पार्टी तो वही चलाएंगे, कारकुन की तो बात कारकुन तो वही सुनेंगे। माजी में आपने देख लिया मियां नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को, या इसी तरह और बहुत सारे सियासी लीडर हैं, कायद हैं, तो उन्हीं की चलेगी। वो जिस तरह चाहेंगे पार्टी उसी तरफ जाएगी, लोग वही बात करेंगे, वोटर उन्हीं को देंगे, उनके कहने पर टिकट दिया जाएगा, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो नाअहल हो, चाहे वो सजा याफ्ता हो। इन्होंने इंतहाई कमजोर शख्स को इन्होंने बनाया अपना चेयरमैन, जिसको इन्होंने नामजद किया है। अगर इसके मुकाबले में बनाते हामिद खान को, तो अकबर बाबर तो एक साइड पे थे, वो तो नहीं सामने आ रहे, लेकिन अकबर बाबर साहब ने महसूस किया होगा हामिद खान जो है इस पार्टी के सही मायने में, जैसा बाबर सर क्यों करेंगे सर, क्यों अपने लिए मुसीबत बनाएंगे? एक आदमी को जो है ताकतवर आदमी को खड़ा कर दें जो उनकी बात ना माने। तो सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा अगर इमरान खान साहब चेयरमैन नहीं होंगे? कायद है सर, फैसला तो उन्हीं का चलेगा। हाँ, लेकिन बहरहाल वो ये होगा कि जो नया चेयरमैन आएगा वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग कर लेगा, उन्हें कहेगा जनाब हम बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं, आपसे तावन भी करेंगे, स्टेटमेंट बड़े पॉजिटिव देंगे। तो इमरान खान को मैंने सर एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ ने क्या कर लिया सर? कुछ कर लिया? जो मियां साहब चाहते हैं वोटर्स उनका है, वोटर मियां नवाज शरीफ का है, वोटर मियां नवाज शरीफ साहब का है, इसी तरह सर वोटर इमरान खान का है। क्या कर लेंगे सर अगर आप ही गए? फर्ज कीजिए इमरान खान साहब अपने चेयरमैन के खिलाफ तो नहीं जाएंगे ना, वो तो जाहिर है कि जब पार्टी का चेयरमैन होगा वो टिकट देगा, अवार्ड करेगा, तकसीम करेगा, वो कहेगा भाई ठीक है मैं इनके साथ खड़ा हूँ, वो तो इस तरह से बातें करेंगे। तो सिस्टम तो यही कहते हैं ना सर, सिस्टम तो यही कहते हैं सर। या तो इसमें जस्ट वज़ीर-ए-दीन वापस आ जाए, किसी तरीके से आ जाए, ठीक है जनाब मैं अकबर एस बाबर साहब आपने 207 और 208 का हवाला दे दिया, अकबर साहब ने नोट कर लिया है, और जब इलेक्शन हो जाएगा अकबर साहब ने जाना है और ये बताना है कि जनाब ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है। लेकिन खुदा के लिए ये सिर्फ पीटीआई का ही नहीं, तमाम सियासी जमातों के इलेक्शंस को जो है वो कलदम करार दे के कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन इनको मॉनिटर करेगा और सब अकॉर्डिंग टू रूल्स होंगे, वरना यहाँ तो कानून जो बनाने वाले पार्लियामेंट में लोग हैं वो तो वही लोग हैं, तो वो अपने फ़ायदे का बनाते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।